डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के लास्ट में हम आपको रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पर चर्चा किए थे। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग दो फैक्टर्स के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। पहला फैक्टर हम बताए थे आपको न्यूरल कंट्रोल, है ना, न्यूरल कंट्रोल। और दूसरा जो कंट्रोल होता है वो केमिकल कंट्रोल होता है, रासायनिक नियंत्रण। तो न्यूरल कंट्रोल पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि न्यूरल कंट्रोल क्या होता है। ब्रेन्स के द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा होता है। मस्तिष्क में मेडुला और पोन्स के अंदर जो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है उसमें रेस्पिरेटरी राहिंग सेंटर होता है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। उनके द्वारा ब्रीदिंग को रेगुलेट किया जाता है, यानी ब्रीदिंग को, श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित किया जाता है। व्यायाम के समय आवश्यकता अनुसार अधिक या कम किया जाता है। तो उसमें हमने ब्रेन, मस्तिष्क के अंदर बताए थे इस चीज़ को। यहाँ पे देख लीजिए, जो न्यूरल कंट्रोल होता है, अग्र मस्तिष्क में हमने दो हिस्सा बताया था, सेरिब्रम और डायनसेफलान। ठीक है, ये आपका सेरिब्रम है, सेरिब्रम। और इसी के अंदर न दिखाई देने वाला डायनसेफलान का हिस्सा होता है। इसके बाद मध्य मस्तिष्क यहाँ पे पाया जाता है और मध्य मस्तिष्क से लगा हुआ यहाँ पे पोन्स होता है, पोन्स, ये पोन्स। और इसी से मेडुला ऑब्लांगाटा, ये मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में हम चर्चा किए थे। ये आपका मेडुला ऑब्लांगाटा है, मेडुला, ये मेडुला है। इस मेडुला के अंदर न्यूरल कंट्रोल में हम ये बताए थे कि यहाँ पे एक रेस्पिरेटरी राहिंग सेंटर होता है। ये आपका रेस्पिरेटरी राहिंग सेंटर, RRC, इस पे चर्चा हमने किया था। ये RRC से किस तरह से फेफड़े के नीचे जो डायफ्राम होता है उनके मसल्स को सूचना दिया जाता है, इंफॉर्मेशन किया जाता है कंट्रैक्शन होने का। और फिर इंटरकास्टल मसल्स जो फेफड़े के अंदर होती हैं उनमें रिब्स के बीचों बीच पाई जाती है। रिब्स के बीच में इंटरकास्टल मसल्स होती हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैसे सूचित किया जाता है। और फिर जो है 2 सेकेंड का आपका इंस्पिरेशन होता है और इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ हम बताए थे आपको एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर के द्वारा जो है रेस्पिरेटरी राहिंग सेंटर को कंट्रोल किया जाता है और ये कंट्रोल करता है फेफड़े की मसल्स को, और उससे जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की क्रिया होती है। अब आगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में केमिकल कंट्रोल, है ना, हम आपको केमिकल कंट्रोल के बारे में बताएंगे। केमिकल कंट्रोल, प्यारे बच्चों, केमिकल कंट्रोल क्या होता है, रासायनिक पदार्थों के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं उसके अंदर जो है O2 को इनटेक करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, उस दौरान कह रहा है कि हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, उनके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। अब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो कोशिकाएं और टिश्यू जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता को महसूस करते हैं और वो प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमको मिल सके। जब CO2 की मात्रा बढ़ती है ब्लड के अंदर, और जब CO2 की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ती है तो साथ ही साथ कह रहा है कि H आयंस, H धनायन की मात्रा भी बढ़ जाती है और O2 की मात्रा कम हो जाती है।
ठीक है। जब ये एक्सरसाइज आप कर रहे हो, एक्सरसाइज के समय, है ना, एक्सरसाइज के समय कह रहा है कि ब्लड में CO2 की मात्रा इंक्रीज कर जाती है। CO2 की मात्रा बढ़ गई तो H धनायन हाइड्रोजन आयन की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी, H की भी मात्रा बढ़ेगी। लेकिन कह रहा है कि O2 की मात्रा जो है, O2 की मात्रा यहाँ पे कम होगी। अब आवश्यकता होगा ब्लड के अंदर, जब ये इनकी CO2 और H की मात्रा बढ़ती है तो ब्लड के अंदर कह रहा है कि बॉडी के अंदर कुछ कीमो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, वो संवेदित होते हैं, रसायन संवेदी क्षेत्र होते हैं, वो संवेदित होते हैं। और फिर ये संवेदना जो है वो आपकी रेस्पिरेटरी राहिंग सेंटर तक पहुंचती है। और जब रेस्पिरेटरी राहिंग सेंटर जो कि आपका मेडुला के अंदर है वो संवेदित होता है और इंस्पिरेशन की क्रिया को बढ़ाता है, उसको गति देता है, उसको मोटिवेट करता है। ठीक है। तो जब CO2 की मात्रा बढ़ी, H आयन की मात्रा बढ़ी और O2 की मात्रा कम हुई, हालांकि कह रहा है कि O2 के बढ़ने या घटने से कोई संवेदना उस एरिया में नहीं होता है। अब इसमें कैसे, देखिए ये इसका रिलेशनशिप चूंकि हार्ट से है, हार्ट का फिगर आप जानते होंगे तो देख लेते हैं। ये आपका हृदय की संरचना जैसे एक रफली डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे इसी तरह से ये बायां आर्किल है, ये बायां आर्किल, ठीक है। ये हृदय की एक तरह से रफली संरचना हो गई। कह रहा है कि दो कीमोसिंथेटिक एरिया मुख्य रूप से होते हैं। एक कीमोसिंथेटिक जो कीमोसेंसिटिव जो एरिया होता है वो आपका मेडुला के अंदर होता है। ये आपका मेडुला है, इसको बोलते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। क्या कहा हमने, कीमोसेंसिटिव एरिया। ये कीमोसेंसिटिव एरिया मेडुला के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे ऐसे यह एरिया है जहाँ पे रासायनिक पदार्थों की संवेदना को ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि इसी तरह से एक कीमोसेंसिटिव एरिया जो है ये एओर्टा है, एओर्टा। ठीक है। तो एओर्टा ये एओर्टिक बॉडीज और एक तरह से कह सकते हैं कि पाइलोरिक जो कि एओर्टिक बॉडी है ना, यहाँ पे एओर्टा होता है। चूंकि ब्लड सर्कुलेशन के समय ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और H आयन की मात्रा बढ़ती है तो फिर क्या होता है कि इस ब्लड में उपस्थित CO2 को ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है मेडुला के अंदर वो संवेदित हो जाता है। यानी रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ी है और H की मात्रा बढ़ी है तो ये संवेदित हो जाता है। और जब ये संवेदित हो जाता है तो यह संवेदना, इस प्रेरणा को ये ट्रांसफर करता है रेस्पिरेटरी राहिंग सेंटर को। ठीक है। और रेस्पिरेटरी राहिंग सेंटर क्या करता है कि अब ये जो है संवेदना भेजता है ना, ये संवेदना भेजता है किसको, ये इंटरकास्टल मसल्स को और साथ ही साथ आपका डायफ्राम की मसल्स को। तो इंस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, यानी श्वास लेने की क्रिया जो है वो बढ़ जाती है। ये बात क्लियर हुई। दूसरी चीज कह रहा है कि जो एओर्टा के अंदर है ना, एओर्टा के अंदर भी यहाँ पे भी कह रहा है कि
कीमो सेंसिटिव एरिया होता है। और ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो है ना वो संवेदित हो जाता है ब्लड के अंदर जो है वो CO2 चूंकि ज़्यादा हो गया है और O2 की कमी हो रही है, तो उसे उसे क्या करेगा, वो संवेदना ग्रहण कर लेगा और संवेदना ग्रहण करके क्या करेगा कि ये जो है एक तरह से ये संवेदना को पहुंचाएगा RRC को, यानी रेस्पिरेटरी राहिम सेंटर को। किसको पहुंचाएगा? RRC को। ठीक है, किसको पहुंचाएगा? RRC को, इस संवेदना को पहुंचाएगा। और जब ये संवेदित होगा तो फिर ये अपना काम जो है, ठीक है, ये फेफड़े को, है ना, इस तरह से ये फेफड़े को जो है सूचना दे देगा मसल्स को, इंटरकास्टल जो भी मसल्स हैं उनको सूचित करेगा कि तुम जो है इंस्पिरेशन के रेट को बढ़ाओ। ठीक है, तो कीमोसेंसिटिव एरिया जो है वो पाई जाती है एओर्टा के अंदर, ब्लड के वेसल्स में पाई जाती है। और जैसे ही CO2 और H आयन की सांद्रता बढ़ती है ये संवेदित होकर के ये सूचना को यहाँ तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो केमिकल कंट्रोल में दो तरह के कंट्रोल हो जाते हैं केमिकल कंट्रोल में। एक तो सेंट्रल होता है ना, क्या कहा हमने, यहाँ पे एक सेंट्रल होता है सेंट्रल और दूसरा है पेरिफेरल। ठीक है, सेंट्रल जो है किस में होता है? मेडुला में होता है। ठीक है, और पेरिफेरल में जो है ये एओर्टिक बॉडीज, एओर्टिक बॉडीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक सेंट्रल और दूसरा क्या है? पेरिफेरल। ये केमिकल कंट्रोल होता है और दोनों इसकी संवेदना को पहुंचाते हैं कहाँ पर? रेस्पिरेटरी राहिम सेंटर पे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग बाय केमिकल कंट्रोल। अब आगे जो है कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ डिसऑर्डर हैं, उन डिसऑर्डर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। क्या कहा हमने? ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ती है एक्सरसाइज के दौरान और H आयन की मात्रा बढ़ती है, O2 की मात्रा कम होती है। तो कीमो सेंसिटिव जो एरियाज होते हैं वो संवेदित हो जाते हैं ब्लड में बढ़ी हुई CO2 की और H की मात्रा को लेकर के, और जैसे संवेदित होते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन ये रेस्पिरेटरी राहिम सेंटर को देते हैं जो कि मेडुला में उपस्थित होता है। और वहाँ से फिर रेस्पिरेटरी राहिम सेंटर यानी RRC से इंफॉर्मेशन इंटरकास्टल मसल्स और डायफ्राम की मसल्स को दिया जाता है, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, संकुचित होती हैं और इंस्पिरेशन की क्रिया बढ़ जाती है, यानी तीव्र गति से जो ब्रीदिंग होता है वो होने लगता है। तो ये तो आपका हो गया केमिकल कंट्रोल। अब लास्ट इस टॉपिक का जो पॉइंट बचा हुआ है वो क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट जो पॉइंट आता है वो है आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, है ना। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। प्यारे बच्चों, कुछ श्वसन संबंधी विकार होते हैं जिसमें कि अस्थमा होता है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में अस्थमा है, एम्फाइसेमा है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। सबसे पहले अस्थमा क्या होता है? तो देखो, अस्थमा ये आपका ट्रैकिया है,
ट्रैकिया आगे तमाम ब्रांचेज में बंटती है इस तरह से, और लास्ट में ये आपकी एलियोलाई है। एलियोलाई देखिए, सामान्य रूप से अस्थमा में क्या होता है, एक तो जनरली इन्फेक्शन जब होता है तो इस इन्फेक्शन के वायरल या फंगल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे श्वास नली में होता है, तो उससे श्वास नली में सूजन आ जाता है। उससे जो है श्वास नली की जो मसल्स होती हैं वो जो है ऐंठ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होता है। अस्थमा के केस में क्या होता है, अस्थमा का मेन जो प्रॉब्लम होता है वो जो है ये अस्थमा बाहर के कोई धूल के कण हैं, पराग के कण हैं, इस तरह से उनके प्रति या किसी ठंड मौसम के प्रति एलर्जेंस उत्पन्न होने लगता है। अस्थमा के केस में क्या होता है कि कोई परागकण जब श्वास नली में अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, तो अब इसको जब प्रवेश करता है तो फिर ब्लड में जो उपस्थित प्लाज्मा सेल होती है वो हिस्टामिन का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है? हिस्टामिन का। जैसे आप इस एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसका आप कट करते हैं ट्रेकिया का, तो देखिए ये है आपका, ये ट्रेकिया को हमने ट्रांसफर सेक्शन में काटा है। सपोज करिए कि आपके इस नली के अंदर ये बैक्टीरिया आ चुका है ना, ये बैक्टीरिया जो है यहाँ आ चुका है, और ये फिर ये दीवार को भेद करके और इस नली में आ चुका है, ट्रेकिया की नली में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रवेश कर गया तो ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मा सेल होती है। क्या होती है? प्लाज्मा सेल। ये तमाम प्लाज्मा सेल होती हैं ब्लड के अंदर। जैसे ये बैक्टीरिया आता है और आ करके इस प्लाज्मा सेल पे बैठ जाता है, इस प्लाज्मा सेल पे, ये प्लाज्मा सेल है, जब प्लाज्मा सेल पे आके बैठता है तो ये जो प्लाज्मा सेल है हिस्टामिन का सिक्रीशन करती है। इसका हिस्टामिन, एक प्रोटीन होती है हिस्टामिन। हिस्टामिन का काम क्या होता है? देखिए, हिस्टामिन जो है वैसो एक तरह से कहा जाता है कि वैसो डायलेटर होता है। ये जो है वैसो डायलेशन, और दूसरा काम इसका होता है ब्रैंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये ट्रैकियो कह सकते हैं, ट्रैकियो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये क्या करता है ना, हिस्टामिन क्या करता है कि वैसोडाइलेशन, यानी जो ये आपकी नली है, इस नली को जो है डायलेट कर देता है, फैला देता है। साथ ही साथ जो ये आपका जो ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया को यह कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जो श्वास नली है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, यानी उसको सिकोड़ देता है। जब सिकुड़ जाती है गुहा तो फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। अस्थमा का मरीज जो है बहुत तेजी से ऐसे करके सांस लेता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो नली है वो सिकुड़ गई है, उसमें एक तरह से वाउंड्स, घाव बन गए हैं, तो फिर सांस लेने में ऑक्सीजन नहीं ले पाती है। और जैसे ये नली है आपकी इतनी, अब जब ये सिकुड़ करके पतली हो जाएगी तो फिर आपका स्पेस कम मिलेगा और फिर हमें बहुत तेजी से ऑक्सीजन लेना पड़ता है। तो ये
अस्थमा के केस में होता है, ठीक है, अस्थमा के केस में होता है। जैसे ये रिलीज करता है हिस्टामिन, जब हिस्टामिन को रिलीज करता है तो फिर जो है ये बैक्टीरिया काफ़ी परेशान हो जाता है और फिर ये चूंकि इसके लिए एक तरह से नासुर बन जाता है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि जो ये आपकी वेसल्स है, इस वेसल्स के अंदर जो है एक तरह से कहा जाता है कि वेसल्स में सूजन, यानी इसकी आकृति जब कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो फिर ये आपकी जो इस तरह के स्ट्रक्चर में आ जाएगी, जो ट्रैकिया की नली होती है वो ऐसी संरचना में आ जाती है, यानी वो सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ जाएगी तो इसका प्रारूप बदल जाएगा और फिर हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये अस्थमा के केस में होता है। ये बहुत बड़ा डिसऑर्डर है। इसके बाद एम्फाइसेमा है ना, एम्फाइसेमा में क्या होता है, देखिए ये जो है आपका एम्फाइसेमा भी एक डिसऑर्डर है। जैसे हम श्वास नली से एयर को लेते हैं, धूम्रपान करने से या ज़्यादा चिमनी के धुआं आने से, सिगरेट स्मोकिंग से, है ना, सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से, ऐसे लोगों को जो है एम्फाइसेमा की बीमारी होती है। उसमें क्या होता है ना कि ये जो कण आते हैं और एलियोलाई के अंदर सरफेस एरिया को जो है कम कर देते हैं, इसके क्षेत्रफल को कम कर देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस एरिया है एक एलियोलाई का, और इस एलियोलाई के सरफेस एरिया को जो ये धुएं का कण है स्मोकिंग से आया हुआ है, इस एरिया को कम कर देता है। जब क्षेत्रफल कम हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन को लेने में प्रॉब्लम होती है O2 को, ठीक है, यानी इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर होने में, या कह सकते हैं कि गैसेस एक्सचेंज के परिणाम स्वरूप इसको कोशिकाएं जो है कोशिकाओं तक पहुंचने में या एलियोलाई से जो है आगे बढ़ने में दिक्कत होता है, क्योंकि सरफेस एरिया इसको कम मिलता है। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं एम्फाइसीमा के केस में, और फिर जो है हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये बीमारी होती है एक तरह से कह सकते हैं कि एलियोलाई या कुपिका के डैमेज होने से या सरफेस एरिया के कम होने से। इसके बाद कह रहा है कि जो तीसरा रोग आता है वो आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज है, यानी ऐसे व्यक्ति जो एक व्यवसाय से जुड़े होते हैं उनको यह रोग होता है। जैसे पत्थर काटने वाला व्यक्ति या फिर वर्कर है, या फिर कह सकते हैं कि जो है सिलिका निकालने वाला व्यक्ति है, या फिर कह सकते हैं कि ईंट भट्ठे में काम करने वाला है, ऐसी सीमेंट की फैक्ट्री में कार्य करने वाला वर्कर है, उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। शुरुआत में तो ऐसा रहता है कि भाई जैसे पत्थर काट रहा है या फिर जो है वो सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये जो कण आते हैं ना, ये ट्रैकिया के अंदर ये कण आते हैं, इस कण को शुरू में जो WBC की कोशिकाएं होती हैं वो तो इनको नष्ट कर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा दिनों तक जब यह व्यक्ति पेशेवर होता है इस काम के लिए, तो फिर WBC की कोशिकाएं जो है वो इसको नष्ट नहीं कर पाती हैं, बल्कि वहाँ पे सूजन उत्पन्न हो जाता है ना। तो क्या है, श्वास नली के अंदर सूजन होना, है ना, ऑक्यूपेशनल डिजीज के तहत होता है। और फिर ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा दिन जो काम करते हैं 10 साल 15 साल 20 साल तक जो है, तो उनको रेस्पिरेशन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिसमें ये आपका प्लूरिसी, एक प्लूरिसी नामक रोग होता है।
जिसमें कि हम बताए थे कि फेफड़े के जो दोनों लेयर होते हैं बाहर की तरफ, उनके बीच में जो गुहा बनती है उसको प्लूरल गुहा कहते हैं। और उसमें कोई तरल अगर इकट्ठा हो जाता है तो उससे प्लूरिसी नामक रोग हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है, बोलने में तकलीफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेस्पिरेटरी का लास्ट जो पॉइंट था उस पर हमने डिस्कशन कर लिया। यह चैप्टर समाप्त हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। अगर नहीं आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और जितना भी नोट्स इसमें हमने जो भी बताया है उसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस समय ऑफलाइन जब हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो ऑनलाइन का ही सहारा लेना है और इस पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो है फिजियोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको हम लेकर आएंगे। आप इस पूरे नोट्स को तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी वीडियो को दोबारा क्लिक करके रिवाइंड करके उसको ज़रूर देखिएगा। और हमें उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन में जा कर के बटन को अवश्य दबाइए। तो आगे हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।